नमस्कार, स्वागत है आपका हॉट इश्यू में। मैं हूं योगेश कुमार। आज हम दरअसल एक नए मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं। राजस्थान में एक व्यवस्था शुरू की गई थी सरकार की तरफ से परिवहन के तहत। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट भाषण में एक मुद्दा रखा था कि राजस्थान में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे आज भी लोगों को, आम जन को परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि वहां पे यातायात के साधनों का अभाव है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से बजट भाषण में ये कहा गया था कि हम उन स्थानों पे परिवहन व्यवस्था करेंगे जहां पे इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, और उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान लोक परिवहन सेवा का आगाज हुआ। इसी साल 15 जुलाई को इस नई व्यवस्था का आगाज किया गया था, लेकिन हुआ जो होना चाहिए था वो दरअसल जो मायने तय किए गए थे, जो मिनट्स तय किए गए थे, जो नियम कायदे थे, वो शायद कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर दिया गया। और यही वजह रही कि कर्मचारी, रोडवेज कर्मचारी जो है, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, और विरोध आज तक चल रहा है। वो अभी 1 महीने का समय हमारे प्रदेश के जो परिवहन मंत्री हैं यूनुस खान जी, उन्होंने 1 महीने का समय मांगा था। अब कल उसकी मियाद भी पूरी होने वाली है। देखने वाली बात होगी कि अब नया फैसला क्या आने वाला है। इधर मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि जहां तक संभव हो सके सरकार ने जो व्यवस्था शुरू की है उसे सुचारू रूप से उसका संचालन होना चाहिए। लोक परिवहन सेवा की जो बसें हैं उनका संचालन होना चाहिए, ताकि यात्रियों को जो परेशानी हो रही है वो उससे उनको निजात मिले। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या वाकई में यात्री परेशान हैं, और क्या वाकई में लोक परिवहन सेवा की जो बसें शुरू की गई हैं वो यात्रियों की परेशानियों को दूर कर रही हैं। इसके अलावा भी कई और सारे सवाल हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस से तारा बेनीवाल जी हैं। बेनीवाल जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक के अध्यक्ष ML यादव साहब हैं। यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनीष पारिक जी हैं। मनीष पारिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ML यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई में लोक परिवहन सेवा जो शुरू की गई है राजस्थान सरकार की, वो जिस उद्देश्य के साथ शुरू होनी चाहिए थी, क्या वो पूरा हो रहा है? देखिए, मैं आपसे सबसे पहले बताना चाहता हूं जी कि ये सिर्फ एक आड़ ली गई थी राजस्थान सरकार की तरफ से। एक सब जहां यातायात के साधन नहीं है या वहां नहीं है, वहां के लिए हम करना चाहते हैं। हकीकत में तो ये एक साजिश थी कि राजस्थान रोडवेज को बर्बाद कर देने की दृष्टि से और प्राइवेट ऑपरेटर्स को पनपाने के लिए एक साजिश रची गई थी। और उस साजिश के तहत ये फैसला किया गया कि जितने राजस्थान रोडवेज के पास राष्ट्रीयकृत मार्ग है उनको सबको अराष्ट्रीयकृत करके वहां प्राइवेट ऑपरेटर्स को परमिट देना शुरू करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ आंकड़े कि रोडवेज के पास में कुल जितने मार्ग है राजस्थान के अंदर, उन मार्गों में से केवल 12.64% मार्ग ही राष्ट्रीयकृत मार्ग थे, जिन पर स्टेज कैरिज के रूप में बसें चलाने का रोडवेज को अधिकार था, एकाधिकार था। और बाकी 87.36% मार्ग तो पहले से ही प्राइवेट वालों के पास थे। तो कहां इन राष्ट्रीयकृत मार्गों को राष्ट्रीय करने की जरूरत पड़ गई थी? और फिर जब ये राष्ट्रीयकृत करने का जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें यह कहा गया कि सब जनता की अतिरिक्त परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए हम इनको मार्गों को अराष्ट्रीयकृत करना चाहते हैं। हमने उस वक्त सरकार को यह आंकड़ों के साथ बताया कि रोडवेज के 4500 बसें जो मार्गों पर चलती हैं 12.64% मार्गों पर, उनके अंदर उसका लोड फैक्टर यानी यात्री भार जो होता है बसों के अंदर, वो यात्री भार मात्र 73 या 74% आ रहा था। तो पहले से ही हमारा 16 या 17% तो बसें खाली चल रही थी यात्री भार की दृष्टि से। तो हम कहां जनता की सेवा पूरी करने में कमी रख रहे थे? अगर हमारी बसें 100% यात्री भार आ रहा होता तब भी ये बात कहीं सरकार की किसी को गले उतरती, भाई 100% यात्री भार आपको मिलता है इसलिए आप ट्रैफिक को उठा नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको हम डिनेशनलाइज करेंगे। तो बुनियादी आधार ही गलत था कि साहब हम अतिरिक्त मांग कहीं थी ही नहीं थी। फिर इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि रोडवेज कोई एक निजी बसें नहीं है, ये सरकार ने चलाई है बसें, ये यात्रियों की और जनता की सेवा के लिए चलाई है। हम हर मार्गों के ऊपर 4 मिनट से लेकर के 15 मिनट के अंतराल पर बसें दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, उस वक्त भी दे रहे थे। हम बसें विलंबित नहीं करते थे। अगर हमारी बस में 2 सवारी भी बैठी, टाइम हो गया तो 2 सवारियों को लेकर के भी वो जाती थी। किंतु वो इस सारी बातों को दरकिनार करके उन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर्स को परपाने के लिए ये अराष्ट्रीयकृत के और करीब जो 476 मार्ग हैं उन 476 मार्गों पर परमिट दिए इन्होंने। पहले क्या लगता है यादव साहब, सरकार ने ये फैसला क्यों लिया?
मैंने जैसा कहा कि एक साजिश के तहत फैसला लिया गया कौन सी साजिश? कि क्या प्राइवेट साजिश ये कौन सी साजिश? कि जी। प्राइवेट ऑपरेटर्स को पनपाना है तो रोडवेज को बर्बाद क्यों करना पड़ेगा। पनपाना है प्राइवेट इसलिए पनपाना है कि उनकी सबकी राजनीतिक नीति है, साधन हित पूरे होते हैं। आज रोडवेज किसी भी राजनेता की या किसी मंत्री की या मुख्यमंत्री की कोई व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकती और कोई पैसा किसी को नहीं दे सकते, कोई किसी को और इलीगल सुविधाएं नहीं दे सकते। ये तो जनता के हित में रोडवेज, अगर रोडवेज बंद हो गई तो प्राइवेट ऑपरेटरों से तो कुछ भी सेवा करवाई जा रही थी, पहले भी सेवा अवैध रूप से उनकी बसें चली नहीं थी राष्ट्रीय मार्गों के ऊपर। तो ये इसलिए एमपी में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर भी सारे जो रोडवेज था। ठीक है यादव साहब, पारिक साहब एक साजिश बता रहे हैं यादव साहब। नहीं, वो तो नहीं बात है। लोक हित में जो फैसला ले सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार का गठन हुआ और वो फैसले ये कि जनहित में जो यातायात के सुगम साधन चाहिए उसकी कमी महसूस हो रही है। अल्टीमेटली यादव साहब ने खुद ने भी कहा कि जो 74% यात्री भार हमारे पास था और 26% है वो पहले ही नहीं था। अल्टीमेटली इतनी ज्यादा यात्री भार लेने के बाद भी उसका जो घाटा था वो कम नहीं हो रहा था। और दूसरी बात ये भी थी कि जो चूंकि इन्होंने जो सारी बातें बताई है वो एक एम्प्लॉय के नाते उनके हित में बात बताई है। अल्टीमेटली सरकार का एक गुरुतर दायित्व होता है कि वो चिकित्सा की व्यवस्था करे, शिक्षा की करे, यातायात की करे, परिवहन उसमें एक मेजर एस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर हजारों बसें डिप्लॉय करने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे की व्यवस्था अगर रोडवेज नहीं कर सकता है तो ऐसी दशा में कुछ उन लोगों को सुविधा दे दी जाए जो वैकल्पिक तौर पर बसें उपलब्ध करा सकते हैं ताकि जनता को यात्रा में सुगमता महसूस हो। और ये भी कोई परमानेंट एस्पेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए कि इसके बाद ये उपयोग प्रयोग सफल नहीं होता है तो अल्टीमेटली वापस से उस ढर्रे पे जाया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये कोई साजिश इसलिए नहीं हो सकती कि राजस्थान की विधानसभा के बजट भाषण पर माननीय मुख्यमंत्री जी का उच्चारण है और उस समय कांग्रेस पार्टी वहां मौजूद थी। उन सबको ये बात पता है तो कोई ओले छाने काम नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली जनहित इसमें स्वयं सिद्ध है। नहीं, लेकिन पारिक साहब जिसमें जब बजट भाषण की जहां तक बात है, बजट भाषण में बाकायदा ये कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से कि राजस्थान का वो एरिया जहां पे ये व्यवस्था नहीं है, परिवहन की व्यवस्था नहीं है, हम उन स्थानों को और परिवहन सेवा से जोड़ेंगे। क्या लगता है आपको उस उद्देश्य से कहीं भटकाव हुआ है? 476 में ऐसे भी है, ऐसा बात नहीं है कि उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया है। अल्टीमेटली जो रूट्स की लड़ाई है, जो प्रॉफिटेबल रूट्स की बात है, उस जगह कहीं पर प्राइवेट जो पीपीपी मोड है योगेश जी आप जानते हैं पूरे भारत में उसको हाथों हाथ लिया जा रहा है। और उसका मूल कारण ये है कि जब घाटे की अर्थव्यवस्था पोसा नहीं रही है सरकार को तो उस रूट पर जाती है। ये कोई चोरी नहीं है, ये अल्टीमेटली लोक हित सिद्ध करने के लिए ही है और जो उसके वैकल्पिक तौर पर सुविधा अतिरिक्त मिल रही है इस कारण से। अच्छा, एक यादव साहब ने एक और आरोप लगाया है, कहां तक सही है ये तो खैर जांच का विषय है अलग से, लेकिन यादव साहब का कहना है कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है इस पे, क्योंकि एक ये कई बार ये शिकायतें सामने आती हैं कि जो राजनेता हैं कुछ, चाहे वो पूर्व सांसद हो या वर्तमान सांसद हो, कुछ इस तरह के राजनेता जो सीधा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं इस लोक परिवहन से। अल्टीमेटली तो रोडवेज की बस में भी एमपी एमएलए को सीटें आरक्षित मिलती है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बात इतनी सी है कि कांग्रेस राजनीति करेगी तो कांग्रेस पार्टी करेगी ना। उन्होंने कौन सा प्रोवोक किया था इसको? कांग्रेस तो विरोध ही नहीं कर रही इसका। मैं वही कह रहा हूँ, वो भी प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में थे और उसका कारण ये था कि वो अंतोगत्वा रास्ता ही ये मिल रहा था। वो ये कारण नहीं है कि अदरवाइज तो कांग्रेस तो इस विषय पर बहुत उत्सुक होगी कि वो सरकार का विरोध करे। जो पहले 5 साल उनकी सरकार थी तो उन्होंने भी इन चीजों को लगता है शायद कांग्रेस को समझ में नहीं आया होगा, ये भी तो हो सकता है। क्यों तारा जी, क्या लगता है आपको कांग्रेस क्यों विरोध नहीं कर रही है? जबकि कर्मचारी संगठन, आप जाहिर सी बात आप तो जानते होंगे, इंटक और ये जो है आपसे रिलेटेड ही संगठन है ये, और सब जानते हैं मार्केट में भी जब भी कोई किसी भी तरह का कोई आंदोलन होता है तो आपकी पार्टी खुले तौर पे समर्थन करती है, कांग्रेस जो है वो। तो अब इस समय क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं आप लोग इनको? देखिए, इनको समर्थन करने की बात तो ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी ये नहीं चाहती थी कि रोडवेज बसों का मतलब इनका वो प्राइवेटाइजेशन हो। हाँ। क्योंकि खुद माननीय गहलोत सर ने इनके लिए बजट में भी काफ़ी वो दी थी और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो बसों के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई थी कि भाई इसमें
अच्छे से अच्छा हो जाए, यात्रियों को सुविधा हो और उनमें मतलब सुविधा जो महिलाओं बच्चों से लेके महिलाओं नहीं, की लेकिन सुविधा, सारी सुविधाएं वो, दी थी। वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इंटक एटक ये जो कर्मचारी संगठन है ये खुले तौर पे कांग्रेस सपोर्टेड संगठन ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। यादव साहब आप मानेंगे मेरी इस बात को शायद? देखिए ऐसा है, तारा जी से सवाल था मेरा ना मैं तारा जी तारा जी की बात को ही समझ के बात कर रहा हूँ और आपका भी इशारा उनकी हो रही है। जी। देखिए कर्मचारी संगठन जो विरोध कर रहे हैं वो कर्मचारी संगठनों की उसमें कोई राजनीति नहीं है। कर्मचारी संगठन इस बात को कह करके चल रहे हैं कि जनहित के अंदर इस रोडवेज को बचाना है और कर्मचारियों का रोजगार बचाना है। अब जनहित की बात मैं करता हूं तो पहले जनहित की बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जनहित क्या है? रोडवेज की बसें जितनी सुरक्षित हैं, जितनी आरामदायक हैं और जितनी तरीके से उसके अंदर सुविधाएं हैं, तो वो सारी सुविधाएं प्राइवेट के अंदर नहीं है। जब बजट भाषण में इस तरह की बातें हुई तो आपने उस समय अपनी तरफ से कोई प्रपोजल क्यों नहीं दिया सरकार को? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। ना देखिए जैसे ही सरकार ने ये फैसला किया था फरवरी 2014 के अंदर, जब ये अखबारों के जरिए सामने आया को इसका करना चाहते हैं, हमने उसी वक्त से आंदोलन शुरू कर दिए। हमने 2000 उसके तुरंत बाद से अंदर यानी 6 फरवरी 2014 को ये फैसला सामने आया मीडिया के माध्यम से और हमने उसके 3 दिन बाद से ही पूरे राजस्थान में एकताबद्ध आंदोलन शुरू कर दिए सब संगठनों को साथ लेकर के। हमने धरने किए, प्रदर्शन की, रैली की, 2 दिन के पूरे प्रदेश के अंदर हड़ताल की, उसके बाद भी रैलियां निकाली। ऐसा नहीं है हम कोई आज विरोध कर रहे हैं, पिछले 1-2 महीने से विरोध कर रहे हैं, पर सरकार के कान पर कभी जू नहीं रहेगी। सरकार सुनना ही नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं सुन रही सरकार आपकी। सरकार ने तो सुनना तब चाहती थी और ने सरकार ईमानदारी से अब सुनना चाहती है। ये जिस 1 महीने का आपने जिक्र किया, मंत्री जी ने टाइम लिया, वो भी स्थिति जब आई कि 6 अक्टूबर को जब ये प्राइवेट ऑपरेटर गुंडे साथ में लेकर के सिंधी के बस स्टैंड के ऊपर आ गए अपने और अंदर घुसना चाह रहे थे और कर्मचारी जो विरोध कर रहे थे उन पर इस तरह से गाड़ी चलाना चाहते थे, वो संयोग से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। उसके आक्रोश के अंदर जयपुर में काम बंद हो गया और 2 घंटे के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर हर डिपो में रोडवेज के कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया, वाहन संचालन रुक गया। इस तरह की हरकत अगर आपके साथ हुई थी सिंधी के बस स्टैंड पे तो आपने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे क्यों नहीं दर्ज करवाए? देखिए मैंने कहा ना, वो गाड़ी जिस तरह से लेके घुसना चाहते थे वो संयोग से कैजुअलिटी टल गई। अगर कैजुअलिटी हुई नहीं तो मुकदमा किसका दर्ज कराते? आपके कर्मचारी हैं, वो तो ऑन ड्यूटी थे ना, तो राज कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला कर्मचारी वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे, नारे लगा रहे थे इसका और नारे लगा रहे थे। वो कोई जानबूझ के उनको रोक तो नहीं रहे थे और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना किसी भी उचित बात के ऊपर ये कर्मचारी का क्या, हर नागरिक का अधिकार है। वो उस अधिकार की तो हम भी बिल्कुल उसका सम्मान करते हैं अधिकार का। तो लेकिन यादव साहब जहां तक सरकार की बात है, आप बता रहे हैं कि लंबे समय से आप विरोध कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से कोई तो आपको रिस्पांस दिया गया? देखिए मैं आपसे ये मनीष जी बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये मैडम कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं दोनों की सामने स्पष्ट रूप से बात कहना चाहता हूँ। आपने मार्गों को अराष्ट्रीकृत कर दिया। अराष्ट्रीकृत करने के बाद 476 मार्गों के ऊपर आपने अब तक 3 बार के अंदर करीब 1500 प्राइवेट बसों को परमिट दे दिए और परमिट देने के बाद में भी आप ये और कहते हो कि इन बसों को रोडवेज के बस स्टैंडों के अंदर से हम चलाएंगे। हमारा ये कहना है कि रोडवेज के बस स्टैंडों से चलाने का फैसला आपने क्यों किया, किस कानून के तहत किया, इसका क्या औचित्य है? तो मैं औचित्य की पहली बात लाता हूँ, इसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए रोडवेज अगर ये बसें अंदर से चलेंगी तो हमारा यात्री भार और कम हो जाएगा और हमारा यात्री भार कम होने से हमारा घाटा और बढ़ जाएगा और इसकी स्थिति आ जाएगी कि अगर ये अंदर से चलाने में सरकार कामयाब हो गई प्राइवेट ऑपरेटरों को पनपाने के लिए तो 6 महीने के अंदर ये रोडवेज बंद हो जाएगी। जनता को अच्छी सेवाएं बंद हो जाएंगी। 21,000 से ज्यादा कर्मचारी ये घर बैठ जाएंगे और उनके एक कर्मचारी के साथ 5 आदमियों का औसत हम जोड़ ले तो 1 लाख से ऊपर जो है ये सारे के सारों के लिए रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। मनीष साहब सीधा सा एक सवाल निकल के आ रहा है कि एमएल यादव साहब जो जिस तरीके से बातें बता रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने चीजें सामने रखी, कहीं ना कहीं लगता है कि रोडवेज कर्मचारी जो हैं उनको ये लग रहा है कि सरकार निजीकरण के मूड में है, रोडवेज का निजीकरण करना चाह रही है। जी निश्चित तौर पे यही कारण है, जो कंफ्यूजन रोडवेज एम्प्लॉइज को है वो यही है। और आपने देखा कि वो सवाल यही है, बड़ा सवाल अनुत्तरित भी रह गया है कि कांग्रेस पार्टी इनके समर्थन में क्यों नहीं आती है। वो उन्होंने
विधानसभा में बात क्यों नहीं उठाई या इसके विषय पर कोई भी कोर्ट में क्यों नहीं गया। तीनों बातें अनुत्तरित है और उसका कारण यही है कि जो जस्टिफाइड रास्ता होता है वो सरकार के पक्ष में है। इवन आपने देखा अभी कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर गवर्नमेंट विश टू डू सो वो कर सकती है और उसके लिए पुलिस व्यवस्था भी की जाए, लेकिन वो जैसा भी रूटीन नेटवर्क बनाना चाहती है या जैसा भी कोई पॉलिसी को डिप्लॉय करना चाहती है वो कर सकती है, उसका अपना अधिकार है। नहीं, लेकिन जैसे यादव साहब कह रहे हैं कि सरकार कोई रिस्पांस नहीं दे रही है, क्यों ऐसा क्यों? जब जब इस तरह की चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कर्मचारियों का ऐसा भी हो सकता है कि बरगलाया जा रहा हो, उनके सामने कुछ झूठे तथ्य रखे जा रहे हो। नहीं, तो ये तो यूनियन की बात अलग बात है, कोई यूनियन किसके समर्थन में हो नहीं हो मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर सब यूनियन भी एक इकट्ठी है इस विषय पे तो ये संभावना कम है कि जयपुर में रहे हुए जो मिनिस्टर है उनसे इनकी बातचीत नहीं हो रही हो या कोई कमेटी एमडी के नेतृत्व में बनाई गई हो, चीफ सेक्रेटरी उसको हेड ऑफ कर रहे हो और उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं हो रहा हो, तो ये समझने योग्य बात कम है। लेकिन हो सकता है कभी कभी इस तरह के हर्डल्स आते हैं, बीच बचाव के रास्ते नहीं सूझते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि मेरी ही बात सही है ऐसा मानकर कोई रास्ता नहीं निकालने की अगर जिद हो तो ऐसे समय में निश्चित तौर पर कोई समझौता नहीं होता है या कोई रास्ता नहीं निकल पाता है और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगातार ऐसा कर देने के कारण सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है कि वो इस तरह के रास्ते पर जाए जिसमें लोक हित या परिवहन की रक्षा की जा सके, लोगों के आने जाने की जो रेशो है उसमें वृद्धि करने के लिए जो उपाय है वो सरकार करती है। और यही कारण है प्राइवेट आने जाने का विषय इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ, बढ़ गया कि अदरवाइज रोडवेज उस पोजीशन में जब भैरव सिंह साहब मुख्यमंत्री थे तो कई बार प्रॉफिट में भी रही और उसके बाद निरंतर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है घाटे में जाना शुरू हुआ, क्रम चालू हुआ। 2 बार कांग्रेस की सरकार रही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, लेकिन घाटा बढ़ता रहा। तो अल्टीमेटली वसुंधरा जी के सारे प्रयास जो इसको प्रॉफिट में लाने के थे वो नाकाफी साबित हुए और उसके लिए कोई सहूलियत का रास्ता नहीं ढूंढा गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूनियन भी उसकी पार्ट है, दे आर द ऑनर ऑफ दिस, कि अगर वो उसके लिए एम्प्लॉय कोई कर्मचारी नहीं बल्कि वो ऑनर है, चलाने वाले हैं, बस का मालिक है ड्राइवर जो उस समय चला रहा होता है, तो उनको भी इस तरह का रास्ता ढूंढना चाहिए था, लेकिन वो सारे प्रयास नाकाफी साबित हुए। तारा जी, मनीष जी सीधा सा आरोप लगा रहे हैं आपके कि 10 साल आपने शासन का किया प्रदेश पे, लेकिन आपने भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि रोडवेज को घाटे से उबारा जाए। देखिए, घाटे से उबारने की बात तो यह है कि इस टाइम भी घाटे में चल रही है रोडवेज, तो बाकी यह है कि प्रयास तो काफी गहलोत सरकार के टाइम में काफी अच्छे प्रयास किए। इन्होंने तो कोई प्रयास भी नहीं किए इस टाइम कि कोई ऐसा प्रयास जो आपके सामने लाया हो, बल्कि ये चीज और हो रही है कि आप इसको प्राइवेट में भेज रहे हैं या फिर आप ये कहिए कि घाटे से डर रहे हैं, मतलब कांग्रेस भी डर रही है और बीजेपी भी डर रही है। क्यों यादव साहब, ऐसा ही है? सर देखिए, ये बार बार घाटे की बात को ला करके कोई भी, चाहे वो कांग्रेस करे और चाहे बीजेपी करे, ये एक्चुअली में मुद्दे को भटकाने की बात है। बिल्कुल, मुख्य ट्रैक ये नहीं है। यादव साहब ने सही निशाने पे तीर लगाया। मनीष पारिक साहब से इसका जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। स्वागत है एक बार फिर आपका। मनीष पारिक साहब, बड़ा सवाल दाग दिया आप पे यादव साहब ने कि ये बरगलाने की कोशिश की जा रही है और मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्यों? नहीं, ये फैक्चुअल पोजीशन है। पूरे भारत में पीपीपी वोट को प्रोवोक किया जा रहा है और जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको कोई रास्ता नहीं मिलने पर ही बंद किया जाता है। बड़ी बात ये भी है अगर मिलकर कोई सुझाव यादव साहब के पास हो और जो भी एमडी उसके हैं रोडवेज के, उनके वो तो आपकी सरकार तो इनको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है, ये तो साफ कह रहे हैं। योगेश जी, यादव साहब ने तो साफ कहा है कि आपकी सरकार रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है इनको। इसलिए कारण ये है कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए, लेकिन अल्टीमेटली कोई सफलता मिलने की गुंजाइश नहीं बची उसके बाद, क्योंकि आप यकीन मानिए। चलिए इसका जवाब यादव साहब से लेते हैं। क्यों यादव साहब? योगेश जी, मुझे 2 मिनट का टाइम दें। जी बिल्कुल। नहीं, मैं आपसे पहले ये बात जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में कुछ प्रयास हुए हैं घाटे से उबारने के रोडवेज को? सर मैं कहता हूँ अभी घाटे की बात आई क्या रही है। मैंने कहा कि मुद्दा ये नहीं है आज घाटे का, सवाल ये है कि ये डीनेशनलाइजेशन क्यों किया गया। मैंने आपको बताया कि साजिश के तहत किया गया। यादव साहब, मुद्दा क्यों नहीं है? मुद्दा तो वहीं से शुरू हो रहा है। मैं बताऊं आपको, मेरी बात सुने आप कि देखिए ये मुद्दा नहीं है, ये डीनेशनलाइजेशन ये पहली बार नहीं हुआ है। जब वसुंधरा जी की सरकार की जब पहला शासन था, अभी जो शासन में आई है,
ये इन्होंने दिसंबर 2013 के अंदर कहीं शपथ ली और 1.25 महीने भी नहीं हुए और 1.25 महीने के अंदर अंदर इन्होंने खुद अपनी अध्यक्षता के अंदर मीटिंग करके पहला हमला राजस्थान रोडवेज, सुनिए पूरी बात समझिए सर। यादव साहब, आप ये कांग्रेस वाली भाषा मत बोलिए प्लीज। मैं रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूँ जी, मैं समझ रहा हूँ अच्छे से। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि घाटे को उबारने के लिए क्या कोई प्रयास हुए हैं, सकारात्मक प्रयास? देखिए, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है यहाँ पे, ये आपके कर्मचारी हितों की बात कर रहा हूँ। ना तो सुनिए ने, घाटे से कैसे उबरा जाए। घाटे से उबरने का देखिए, पहली बात तो जो रोडवेज का गठन हुआ RSRTC का, ये प्रॉफिट मोटिव नहीं है। ये प्रॉफिट मोटिव नहीं है। क्यों नहीं है? मैं बताऊं आपको, इसलिए नहीं है। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950 जिसके तहत इसका गठन हुआ है, उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि रोडवेज का गठन का उद्देश्य मुनाफा कमाना है। जनता को पूरी सुनिए, मैं आपको कानून का हवाला दे रहा हूं, जिस कानून के तहत इसका गठन हुआ है, उस कानून से अलग हटकर कोई बात नहीं हो सकती ना। मान लिया आपके एक्ट में ये सब कुछ है, लेकिन एक बात का जवाब दीजिए मुझे, आपकी लोक परिवहन सेवा हो या निजी बसें हो, वो क्यों चला रहे हैं बसें? प्रॉफिट कमाने के लिए चला रहे हैं ना वो। देखिए, कोई भी आदमी निजी धंधा करेगा तो निजी धंधा तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही करता है, किंतु कुछ सेवाएं रोडवेज घाटे में क्यों जा रहा है? देखिए हेल्थ है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है ना, और ये वाटर सप्लाई है, ये वो सारी जनता से जुड़ी वो चीजें हैं जो हर कल्याणकारी सरकार को जनता को उपलब्ध करवानी पड़ती है। उसमें उसका प्रॉफिट और घाटा नहीं देखा जाता है। अब घाटे की बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, घाटे के कारण क्या रहे वो समझिए आप, कि जितने राष्ट्रीयकृत मार्ग, उन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जैसा मैंने कहा, कानून के तहत स्टेज कैरेज के रूप में बसें ऑपरेट करने का एक अधिकार रोडवेज के पास था डिनेशनलाइजेशन से पहले। उन मार्गों के ऊपर प्राइवेट मोटर मालिकों की बसें अंधाधुंध अपने परमिटों का उल्लंघन करके स्टेज कैरेज के रूप में चलती थी। परमिट उनको दिए सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के नाम पर, कि भाई कोई ब्याह शादी है या कोई पार्टी है और कोई फंक्शन में लेकर के जाएंगे, किंतु एक सवारी के टिकट काटे। उनको ऊपर लगेज कैरियर भी उनको अलाउ नहीं था, किंतु सारे के सारे आप जानते हो खूब इतना लगेज ले लेके चलते, कई बार एक्सीडेंट्स उनकी गाड़ियों के हुए हैं लगातार। सरकार ने उनको नहीं रोका। अगर सरकार उनको रोक देती तो रोडवेज को घाटा नहीं होता। इसके लिए तो दोनों सरकार जिम्मेदार है ना। मैं कब कह रहा हूँ एक सरकार जिम्मेदार है, पर दोनों सरकारों में एक अंतर तो ये करना पड़ेगा। देखिए, मैं किसी कांग्रेस का समर्थन भी नहीं हूँ। मैं आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ बीजेपी। मैं आपको निष्पक्ष बात कह रहा हूँ कि ये काम तो दोनों सरकारों ने नहीं किया, पर एक अंतर तो है इन दोनों सरकारों में, कि वसुंधरा जी जो पिछली बार शासन में थी तब भी रोडवेज पर उन्होंने हमले किए, वो सफल नहीं हो पाई, और फिर गहलोत जी की सरकार आ गई। गहलोत जी की सरकार की तरफ से रोडवेज को खत्म करने के लिए कोई हमला नहीं हुआ, कम से कम हमला नहीं हुआ कि इसको बंद करने के लिए साजिश करें, ये करें। वसुंधरा जी ने आके पूरे 1.25 महीने भी नहीं हुए और उन्होंने इस रूप में कर दिया। एक फैसला और किया जिसका अभी आपने जिक्र किया, मुझे अभी मैं करना चाहता हूं कि डिनेशनलाइजेशन करने के साथ साथ रोडवेज के 84 बस स्टैंड हैं पूरे राजस्थान में, वो सारी प्राइम लोकेशन के ऊपर हैं, और उन बसों को भी, उन बस स्टैंडों को भी हड़पने के लिए उनको एक इन्होंने कहा प्राधिकरण बनाएंगे। प्राधिकरण क्या करेगा? प्राधिकरण सारे बस स्टैंडों का नवीनीकरण करेगा, जिसमें होटल भी बनेगी, मॉल्स भी बनेंगे, सिनेमा भी होगा। मैं कहना चाहता हूँ, अरे भाई तुम बसें तो ढंग से चला लो, ये होटल और माल तो बस स्टैंडों पे बाद में बना लेना। और इन बसों के अंदर कौन से बड़े बड़े उद्योगपति सफर करने आते हैं, आम जनता सफर करती है, उन आम जनता के लिए वह कौन सी अभी आपको बसें बढ़िया दे दोगे? बसें क्यों नहीं करने आते हैं इनमें सफर? आम आदमी बस, मैं कह रहा हूँ आम आदमी करता, उद्योगपति सफर नहीं करता। क्यों नहीं करता? नहीं करता, हमारी सेवा में उनके पास अपने साधन इतने, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धन्ना सेठ, इनमें क्यों सफर करेंगे? रोडवेज की बसों में तो आम आदमी या मिडिल क्लास ही सफर करता है। प्राइवेट बसों में कौन सा सफर करते हैं फिर वो लोग? तो मैं कह रहा हूँ वो तो प्राइवेट, तो इसीलिए तो रोडवेज को बर्बाद करके प्राइवेट को पनपाना चाहते हैं वो बात। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ये भी समझने की बात करें कि क्यों सारे बस स्टैंडों को हड़पने का फैसला किया गया। इधर डिनेशनलाइजेशन करो, उधर बस अड्डों को हड़प लो, तो रोडवेज के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्या बचने वाला है रोडवेज के पास? वो तो एक दिन खत्म ही होने वाला है। और ये अकेला रोडवेज पर भी हमला नहीं है, ये जो है प्राइवेटाइजेशन का हमला, तो इस वसुंधरा जी की सरकार ने देखिए आरटीडीसी को बर्बाद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी में प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं, वो
वाटर सप्लाई में प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर के उद्योग हैं सबके अंदर वो प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं। और प्राइवेटाइजेशन क्यों ला रहे हैं कि कोई सरकारी उद्योगों की जरूरत नहीं है, हम बड़े बड़े धन्ना सेठों को पनपाना है, उद्योगपतियों को पनपाना है, उनके लिए उनके हितों की रक्षा के लिए सारी की सारी बातें की जा रही है। ये आम गहलोत जनता साहब का ने हित से नहीं कहीं किया। जुड़ा हुआ नहीं। ये गहलोत साहब ने नहीं किया था। नहीं, गहलोत के मैंने कहा ना, गहलोत साहब के टाइम में रोडवेज पर कोई हमला नहीं हुआ इसको खत्म करने का। अच्छा। ये अंतर करके समझा रहा हूँ आपको। वसुंधरा जी ने तो पिछले शासनकाल में भी इसको बर्बाद करने के लिए योजनाएं बनाई, आंदोलन खूब हुए, इलेक्शन टाइम नजदीक आ गया था, उनको बैकफुट पर जाना पड़ा। पर अब की बार तो इन्होंने आते ही 1.25 महीने भी नहीं हुए, इन्होंने सोचा पिछली बार की तरह कहीं ऐसा ना हो मैं कर नहीं पाऊं, इलेक्शन नजदीक आ जाए, इसलिए आते ही हमला शुरू कर दिया। क्यों तारा बेनीवाल जी आपका तो पूरा समर्थन कर रहे हैं यादव साहब। नहीं, मैं इनका समर्थन नहीं कर रहा, मैं जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ। वो बता रहे हैं ये। आप भी समर्थन करेंगे फिर तो? देखो, जो सच्चाई है वो जनता के सामने कभी ना कभी आती है। आपको पता है पिछली आप खुद तुलना कीजिए पिछली बार की और इस बार की, तो जनता सब तुलना करके अपने आप सब समझदार है। आप समझते हो? बिल्कुल, लेकिन है ना जिस तरीके मैं तारा जी यादव से कहना साहब- चाहता हूँ अपने नेतृत्व को कहें कि आप मुख्य विपक्षी दल हैं, हाँ। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते इसको क्यों नहीं मुद्दा बनाते जनता के हित के सवाल के ऊपर लेकर के? वही सवाल आप है। अगर मुद्दा नहीं वही बनाएंगे सवाल है, तो कोई विपक्षी दल का मनीष पारिक साहब जो उसका जिम्मेदारी है, वो जवाब तो भी दे पूरी चुके नहीं हैं। हो पाएगी ना। नहीं, अजय आपको उसका बता- जवाब भी दे चुके हैं मैं मनीष आपको पारिक साहब, बता क्योंकि दूं। कांग्रेस को लगता ही नहीं है कि ये मुद्दा है। नहीं, मुद्दा क्यों नहीं है? मुद्दा देखो है, ये चीज भी है, लेकिन आप ये बताइए हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन, इवन कल परसों भी धरने में गिरफ्तारियां भी दी, जो भी सरकार जी की वो एक अलग बात है। मनीष नीतियां है पारिक उसके प्रति हम काम कर ही रहे हैं। सारे काम एक साथ तो हो नहीं सकता, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे सामने आ रही है सरकार को मुंह तोड़ जवाब नहीं, दिया जा लेकिन रहा है। मुंह तोड़ जवाब इस मामले में तो आप लोगों ने कतई नहीं दिया। आपका कर्मचारी संगठन जो है वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गया, ना सरकार सुन रही है ना आपकी पार्टी सुन ना रही है। इनका कर्मचारी संगठन हमारे साथ मिलकर के बराबरी से लड़ रहा है। बराबरी से लड़ेंगे और सीटू भी लड़ रही है, इंटक भी लड़ रही है, आपके कोई और बड़े बीजेपी के जो यूनियन है बीएमएस, उसका नेतृत्व भले अलग जा रहा हो, किंतु बीएमएस के साथ चलने वाले लोग भी हमारे संयुक्त मोर्चे को, जो एटक, सीटू, इंटक और आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन का जो संयुक्त मोर्चा है, जो मोर्चा संभाले हुए हैं, उसको उनके बीएमएस के लोग भी हमारे साथ आम रूप में लड़ रहे हैं, भले ही उनका नेतृत्व लड़ने के मूड के अंदर नहीं हो। और मैं आपसे बताऊं योगेश जी, आप मेरी बात को मजाक में मत लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं। निश्चित रूप से अभी मनीष जी यहाँ बैठे हैं, अजय, इनकी कर्मचारी अपनी हितों की बात मैंने तो आपको पहले ही बोली है, इनकी मतलब मजबूरी है कर्मचारी टीवी के सामने, हितों अलग से पूछ लेना। ये भी यही कहेंगे कि रोडवेज का निजीकरण नहीं होना चाहिए, इसे अलग से योगेश जी, मैं पूछना। आपको याद दिला दूं, नहीं, पिछली बार- निजीकरण की कौन बात कर रहा है? ये लोक परिवहन सेवा जो शुरू किया गया सरकार की तरफ से, इससे कहां साबित होता है कि सरकार निजीकरण चाहती है? जब रोडवेज के बस स्टैंडों से चलाना चाहते हो, आपको कानून में अधिकार नहीं है ऐसा फैसला करने का। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 लागू होता है, उसमें सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो इन प्राइवेट बसों को। नहीं, लेकिन सरकार आप पूरी बात सुनिए, जब कानूनन अधिकार नहीं तो किस कानून के तहत सरकार ने फैसला कर लिया? क्या तानाशाही करेगी सरकार? क्या हिटलरशाही करेगी सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी कानून के तहत ही तो फैसला करोगे। मनीष पारिक गवर्नमेंट साहब- हैज नो राइट टू गिव द ऑर्डर टू आरएसआरटीसी टू प्लाई द बिल्कुल प्राइवेट सही बसेस है, फ्रॉम द सही है आरएसआरटीसी यादव बसेस। साहब, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं मैं, लेकिन सरकार की भी अपनी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। सरकार आमजन के हित में अगर कोई फैसला ले रही है तो जाहिर सी बात है बंद कमरे में वो फैसला नहीं लिया जाता है। और इस फैसले की जहां तक बात है तो बजट भाषण में बाकायदा मुख्यमंत्री ने खुद कहा है और उसके बाद में काफी मंथन के बाद ये व्यवस्था लागू की हम गई है। आपसे निवेदन करना चाहते हैं साहब- आपके चैनल के माध्यम से नहीं, कि ठीक है यादव साहब। यातायात मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंच के ऊपर आम जनता के सामने हमसे बहस करें। अगर जनता हमारी उनकी बहस सुन के फैसला करेगी कि प्राइवेट बसों को अंदर से चलाना ठीक है, तो हम कोई आप विरोध क्या नहीं कहना करेंगे। चाहते हैं? आइए जनता आपके सामने साथ है। जनता के सामने आइए। आपके साथ है जनता। आप क्या कहना चाहते हैं? जनता को आपके साथ है। 36 तरह की सुविधाएं मिलती हैं इस रोडवेज के अंदर जो प्राइवेट को नहीं है। सीनियर सिटीजन को कंसेशन है, महिलाओं को कंसेशन है, क्या टीबी पारिक साहब- पेशेंट्स को, इनको ठीक है, स्टूडेंट्स ठीक को है, कंसेशन है, वो पारिक प्राइवेट में साहब, नहीं है, सरकार- वो हमारे साथ सरकार क्यों को नहीं होंगे? कर्मचारियों की बात सुननी चाहिए, ये तो जायज बात है, सुननी तो चाहिए। नहीं, और ये जो अभी बता रहे हैं कि महिलाओं को कंसेशन देते हैं, रिटायर्ड लोगों को, ये सब गवर्नमेंट ने तो डिसाइड किया है पॉलिसी। ये कोई रोडवेज के बस कंडक्टर तय थोड़ी करते हैं। गवर्नमेंट सब चीजों का फायदा लेना चाहती है उन लोगों के हित में जो लोग लाभ नहीं ले पाते हैं। तो साहब आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये भी तो कर्मचारियों के कहो साथ कि में? कोई भी योगेश जी, कोई भी गवर्नमेंट ये तो तमगा लेना चाहेगी कि हमने 25,000 रोडवेज कर्मचारियों को नौकरी दे दी है, हम और बढ़ा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बहुत ही लोक लुभावन बात है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो किस मजबूरी के तहत नहीं कर रहे हैं, वो ये बात इंपॉर्टेंट है। एक दूसरी बात,
जितनी बातें इन्होंने की है वो हाई कोर्ट के सामने भी रखी गई थी। हाई कोर्ट ने खुद ने कहा गवर्नमेंट कैन रन द सिचुएशन। नहीं, लेकिन साहब आप क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं इनके साथ में? एमवी एक्ट की बात और जो एक्ट की बात कर रहे हैं, अगर उनमें इस प्रकार की खिलाफत हो गई होती कानूनों की तो हाई कोर्ट कभी भी हाँ नहीं भरता, पक्ष में नहीं कहता। हाई कोर्ट हमको सुनता ही नहीं ना, हाई कोर्ट ने हमको सुना कहा, हाई कोर्ट हमको पक्षकार बनाने को तैयार नहीं। तो हाई कोर्ट कहता है कि यूनियंस की लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, सरकार हमारी सुने नहीं, हाई कोर्ट हमारा पक्ष सुनने को तैयार नहीं हो, तो हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाद दूसरा हमारे पास रास्ता क्या बचा है? लोकतंत्र में व्यवस्था है यादव साहब, लोकतंत्र में व्यवस्था है आंदोलन की, है ना। लेकिन पारिक साहब सवाल तो है कि आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं इनके साथ? हो ही नहीं सकता, बातें हुई है पर जो सोल्यूशन इनके पास नहीं है उसके बारे में क्या बात कर सकते हैं ये। अच्छा। एक बात योगेश जी, दूसरी बात मैंने जैसे कहा पूरे भारत में पीपीपी मोड पर जो फायदे सामने आए हैं उनको देखते हुए हर गवर्नमेंट चाहती है। अब इन्होंने कहा कि गहलोत जी ने कुछ किया नहीं था, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, हमला नहीं किया, तो वो लेथार्जिक एटीट्यूड है, वो कुछ करना ही नहीं चाहते थे। अब माननीय वसुंधरा जी आगे बढ़ के प्रोएक्टिव काम करती है, आगे बढ़ के चीजों को गतिविधि में लाती तो है। आप इनको भरोसे में लीजिए ना साहब, आप जबरदस्ती थोप रहे हैं, भरोसे में क्यों नहीं ले रहे आप कर्मचारियों को? नहीं, निश्चित तौर पर वो प्रयास भी हुए हैं, अभी नहीं हुए हैं सफल, तो एक दिन सफल भी होंगे। नहीं, अगर प्रयास हुए होते तो यादव साहब क्यों, मनीष जी जो कह रहे हैं कि प्रयास हुए हैं, क्या ऐसा हुआ है, कोई प्रयास हुए? निश्चित तौर पे हुआ है, इनके कितने डेलीगेशन गए, सबसे वार्ताएं हुई है, और जो मिनिस्टर यूनुस खान है वो भी काफी एक्टिव मिनिस्टर हैं, प्रोमिनेंट मिनिस्टर हैं, और वो उन लोगों ने इनसे बात ही नहीं की हो, ये पचने योग्य बात नहीं है। अल्टीमेटली एक बार और डेट तय कर ले, फिर मिल ले। देखिए कल भी मीटिंग यूनुस खान जी से दिसंबर 2015 में बात हुई थी, 21 दिसंबर को। उन्होंने कहा था मैं 24 दिसंबर 2015 को फिर बात करूंगा। उन्होंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई। हमने उनको मेमोरेंडम भेजे कि आपने वायदा किया था मीटिंग का, आपको जब सुविधा हो मीटिंग बुला लो। उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई। लगभग साल भर का समय गुजर गया, 6 अक्टूबर को बंद हो गया राजस्थान में, तब उन्होंने बात की, तब उन्होंने बात की। ठीक है यादव साहब जैसा बता रहे हैं मनीष जी, ये तो वाकई में गलत है कि लोकतंत्र व्यवस्था में देखिए जाहिर सी बात है अपनी बात कहने का अधिकार तो सबको है जी, बिल्कुल है। और तो ये तो उस संगठन से जुड़े हुए हैं या उस संस्था से या उस निगम से, उस व्यवस्था से जुड़े योगी जी, सरकार अगर शांति चाहती है तो मैं शांति के लिए सुझाव दे रहा हूँ। कर्मचारी संगठनों की तौर से जो हमारे संयुक्त मोर्चे की राय है सुननी चाहिए ना, कि क्यों नहीं सुन रहे इन फिर आप? प्राइवेट बसों को जो लोक परिवहन सेवा के नाम पे परमिट दिए हैं, इनको रोडवेज के बस स्टैंडों से चलाना तो रोडवेज के कर्मचारी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे, कुछ भी करना पड़े। इनको क्या करे सरकार, इनको रोडवेज बस स्टैंडों से अंदर से चलाने का फैसला वापस लो, एक बात। दूसरी बात, इनको ये भी नहीं कि बाहर से चलाओ, इनके लिए 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर दूर के लिए इनके कोई अलग से स्थान तय कर दो, वहां से चलाओ इनको, तो शांति स्थापित रह सकती है, पीसफुल एटमॉस्फेयर रह सकता है। अगर सरकार ने ये जिद नहीं छोड़ी, अंदर से ही चलाएंगे, तो पता नहीं किस हद तक स्थिति चली जाएगी, मैं नहीं जानता। कर्मचारियों में भारी आक्रोश है, कर्मचारी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात। मनीष पारिक साहब, ऐसी स्थिति में तो मानना चाहिए आपको।